राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है बड़ा बयान, वो भी चुनावी माहौल के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की बात कही है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने मुझे मारा तो मैं उसे तबाह करूंगा, अमेरिका उसे तबाह कर देगा, दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा देंगे। ये बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स डरपोक कहलाएंगे। ईरान से रची जा रही है मुझे मारने की साजिश। हम सबको पता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ। अगर एक सेकंड के लिए वो सर नहीं घुमाते तो सीधा सिर में गोली लगती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान को तबाह करने की बात कह दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। दरअसल 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची जा रही थी। हमले की जांच में सामने आया था कि अमेरिकी अधिकारियों को कई हफ्ते पहले से इसकी जानकारी भी मिली थी। हालांकि ट्रंप पर जो हमला हुआ उसका ईरान से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जानकारी अब तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है, इसे साबित नहीं किया गया है। इसके बाद 25 जुलाई को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था। ट्रंप ने गुरुवार को अपने पोस्ट में नेतन्याहू के उसी बयान का वीडियो क्लिप भी लगाया और ये कह दिया कि अगर ईरान मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाता है, अगर ईरान मुझे मार देता है तो फिर दुनिया के नक्शे से ईरान खत्म हो जाएगा। अमेरिकी लीडर्स ईरान को खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अमेरिका को डरपोक कहा जाएगा, अमेरिकी लीडर्स को डरपोक कहा जाएगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर वो मुझे मार देते हैं तो। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते हैं कि जो जानलेवा हमला उन पर हुआ उसकी साजिश ईरान में रची गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से मारने की कोशिश हुई उसके बाद CNN की तरफ से या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इसका जिक्र हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दे दी है। चेतावनी ये कि ईरान को तबाह करने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। वो कह रहे हैं कि ईरान मेरी हत्या करने में अगर कामयाब होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है, यानी कि भरोसा उन्होंने जताया है कि अमेरिका उसे यानी कि ईरान को खत्म कर देगा। वो कह रहे हैं कि ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर वो मुझे जान से मारने में कामयाब होता है, और अगर ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। ये सब बातें डोनाल्ड ट्रंप इस चुनावी माहौल में कह रहे हैं जब वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर लोगों के सामने हैं। ऐसी बड़ी बातें या फिर गोली लगने के बाद भी जो संघर्ष की स्थिति और वो जो ताकत दिखाने का एहसास उन्होंने बंद मुट्ठी से किया था वो लोगों के जहन में याद है। साथ ही साथ इन सबके बीच में व्हाइट हाउस की तरफ से एक्शन भी लिया गया। ईरान की हर हरकत पर हमारी पैनी नजर है, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है। कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला दरअसल ईरान लेना चाहता है और इसीलिए कोशिश हो सकती है। ट्रंप सरकार के अधिकारियों की हत्या की भी साजिश की बात यहां पर सामने आई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मानते हुए पैनी नजर रखने की बात भी व्हाइट हाउस की तरफ से सामने आई। यानी कि ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि इस बात से हम अनजान हैं, इस बात पर जांच भी हो रही है और हर तरीके से पैनी नजर है कि आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो, और अगर इसके पीछे ईरान है जो कि अभी तक के संकेत मिल रहे हैं तो फिर हम अपने एक्शन के साथ तैयार हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ उसके पीछे क्या वाकई ईरान है, क्या वाकई ईरान में रची गई है साजिश, ये बड़े सवाल बहुत से उठ रहे हैं। इन सब के बीच में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की चुनावी रैली में हमलावर जो थॉमस मैथ्यू था उसे तुरंत ही 20 साल का महज लड़का था जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया। वहीं स्नाइपर तैनात था जिसने तुरंत गोली चलाई और हमलावर मौके पर ही मारा गया। दूसरा हमला जो किया गया, यानी कि वो हमला जो हो नहीं पाया, यानी कि हमले को होने से पहले नाकाम कर दिया गया, ये मिलवॉकी में हुआ जहां पर रिपब्लिकन कन्वेंशन सेंटर में ये कार्यक्रम था। वहां चाकू लेकर कोई संदिग्ध था जो घूम रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत ढेर कर दिया। मारे गए संदिग्ध की जांच चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि चाकू लेकर, यानी कि इतना धारदार हथियार लेकर वो यहाँ पहुंचा क्यों। क्या वाकई इस हमले का ऑर्डर ईरान से आया है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसका जिक्र कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कर चुके हैं। क्या हमलावर थॉमस मैथ्यू का
ईरान से कोई कनेक्शन था? ये सवाल बड़ा है क्योंकि ईरान का जिक्र बार बार सामने आ रहा है। क्या ट्रंप पर हमले के लिए मैथ्यू को ईरान से ऑर्डर मिला था क्योंकि ईरान में ये साजिश रची गई? ऐसा रह रहकर सामने आ रहा है। अब जांच चल रही है। थॉमस मैथ्यू ने आखिर ये हमला क्यों किया, इसकी जांच जारी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो ये मालूम हुआ 20 साल का लड़का है और नाराजगी कुछ हो सकती है जिसके चलते ऐसा हुआ हो, या फिर किसी के कहने पर ऐसा हुआ क्या, ये अभी जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसी ईरानी कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं क्योंकि रह रहकर ईरान की कनेक्शन की बात सामने आ रही है। थॉमस मैथ्यू नाम का ये हमलावर जो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों ने ढेर कर दिया। सुरक्षा एजेंट्स जो वहां पर मौजूद थे, वहां से डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 20 साल का ये थॉमस मैथ्यू नाम का लड़का पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था। जो जानकारी है, थॉमस मैथ्यू ने AR-15 ये राइफल अपने पास रखी, लेकिन इतनी बड़ी राइफल के साथ वो वहां पहुंचा कैसे, ये तमाम बातें भी जांच का विषय बनी हुई हैं। यानी कि सिक्योरिटी लेयर में कहीं तो कोई झोल था, ये ढिलाई थी, इसी वजह से ये हमला हो पाया। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी मेरे साथ में मौजूद हैं। कर्नल सोढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, बाल बाल वो बच गए। अगर 1 सेकंड पहले उन्होंने सर नहीं घुमाया होता तो गोली सीधा सर में लगती है, और सर में गोली लगने का मतलब हम सब जानते हैं। अब जब से ये हमला हुआ है तब से चर्चाएं भी तेज हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पहले से ज्यादा अग्रेसिव हैं। इसमें ईरान का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भी, बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए भी, CNN की रिपोर्ट भी ये दावा कर रही है। क्या इसमें सच्चाई है? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1979 से जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, तब से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और कई बार वो बयान प्रति बयान एक दूसरे के ऊपर देते रहे हैं। और अमेरिका ने इतने सारे आर्थिक प्रतिबंध ईरान पे लगाए हैं कि एक वक्त पे दुनिया को लग रहा था कि ईरान टूट जाएगा छोटे देशों में, लेकिन ईरान ने अपने आप को संभाला और इन आर्थिक प्रतिबंधों का एक बहुत गहरे तरीके से सामना किया। और आज ये कंडीशन है कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का ईरान पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ईरान खुद एक शक्ति के रूप में उभर चुका है, सैनिक भी और आर्थिक भी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में भी एक ऐसे ही बयान दिया था कि वो ईरान को इस दुनिया से मिटा देंगे, और ऐसा ही बयान उन्होंने कल फिर दिया है। असल में 2020 में कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर थे, उनको अमेरिका ने मरवाया था डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स पे। और उसके बाद ईरान और अमेरिका की जो दुश्मनी ऑलरेडी बहुत कट्टर थी और कट्टर हो गई, और उसकी वजह से इनके बीच में जो नफरत है वो एक ऐसे लिमिट पे पहुंच गई जहां पे अब दोनों देश एक दूसरे पे कोई भी बयान देने से हिचकते नहीं है। जब तक इस जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जो 20 साल के युवक ने उन पे मारा कोशिश की और उसे मार दिया गया वहीं पे सीक्रेट सर्विस से, जब तक इन्वेस्टिगेशन होके सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं सार्वजनिक डोमेन में, तब तक ईरान पे कोई भी इल्जाम लगाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जब पूरी होगी, सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में आएंगे, फिर ये कहना संभव होगा कि ईरान का इसमें हाथ था या नहीं। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका में ये चुनाव का माहौल है और हर नेता जो ये चुनाव लड़ रहा है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कमला हैरिस हो, सारे ऐसे बयान देना चाहते हैं जिससे कि अमेरिका के जो वोटर हैं वो पोलराइज हो जाएं और उनको और उनकी पार्टी को वोट दें। तो ये चीज किसी भी देश के चुनाव में आम होती है। तो अब तक कुछ कहना ईरान के बारे में पॉसिबल नहीं है जब तक सारी इन्वेस्टिगेशन सार्वजनिक डोमेन में नहीं आती है। अब जांच तो चल रही है, और जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से जुड़ा हुआ मसला हो तो फिर अब अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी इस तरफ ध्यान दिए हुए हैं कि क्या वाकई इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है? क्या वाकई बदला लेने के इरादे से ईरान की तरफ से ये हमला हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ? संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी सोच क्या कहती है, आपका अनुमान क्या कहता है? इस पूरी घटना की अभी भी जांच जारी है, और अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखता कि जो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के संपर्क किसी तरीके से ईरान के साथ रहे हैं। यद्यपि कि अभी ये जांच चल रही है और एजेंसीज वहां पर जो सारी है वो इस जांच की प्रक्रिया में संलग्न है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संसद के द्वारा एक बाई पार्टीजान टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी।
और इस पूरे मुद्दे में जाहिर है कि अभी जांच जारी है। जब तक ये जांच की कोई रिपोर्ट अंततः अल्टीमेटली सामने नहीं आती फाइनल तरीके से, तब तक इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूँगा कि इस पूरी घटना के पीछे घरेलू कारण भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल साजिश की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। जहां तक घरेलू मोर्चे की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। ऐसी कई घटनाएं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी जो हत्या की गई, मार्टिन लूथर किंग जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और अमेरिका के सिविल राइट के एक सबसे बड़े लीडर थे, उनकी हत्या की गई थी। अब्राहम लिंकन की हत्या 1865 में बहुत पहले कर दी गई। तो अमेरिका में एक राजनीतिक हिंसा का, घरेलू राजनीतिक हिंसा का एक इतिहास रहा है। तो वो संभावनाएं अभी हो सकती है। संभव है कि अमेरिका जो कि वर्तमान समय में एक राजनीतिक रूप से बहुत ही पोलराइज सोसाइटी है, उसमें अनेक जो राजनीतिक साजिशों की संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते। और इसके बारे में भी मेरा विश्वास है कि जो जांच एजेंसीज है वो इस एंगल को भी खंगाल रही हैं। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है, तो जैसा कि सोधी साहब ने कहा, जनवरी 2020 में जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुछ फोर्स है, उसके कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में राष्ट्रपति ट्रंप के, जो उस समय राष्ट्रपति थे, उनके ऑर्डर्स पर ही मार गिराया गया था। और उसके बाद से ईरान की लीडरशिप, चाहे वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हो या अन्य जो उनके राष्ट्रपति रहे हों, वो सभी ने राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर विशेष रूप से निशाना साधा है। और ये निसंदेह ईरान की टारगेट लिस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप हैं। और एक ऐसे समय में कि जब वो एक सशक्त तरीके से फिर से सत्ता में वापसी करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और वर्तमान समय में, अभी हाल के समय की जो ओपिनियन पोल सर्वेस थे, उसमें जिस तरह की उनको बढ़त दिख रही थी, ऐसे में जाहिर है कि ईरान इस बात को लेकर के दबाव में होगा कि यदि फिर से राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आते हैं तो फिर ईरान के प्रति वो फिर से वही सख्त रुख अपनाएंगे। और आप जानते हैं कि कासिम सुलेमानी की हत्या तो सिर्फ उनके जो ऑर्डर्स पे की गई थी वो तो एक है। अच्छा, कासिम सुलेमानी की जो मौत हुई उसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे और अब रह रहकर खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान उसी बदले के इरादे से हो सकता है कि इस तरह के हमले करवा रहा हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में एग्रेशन के साथ ये भी कह दिया है कि अगर इन केस ईरान मुझे मार देता है तो फिर यहाँ अमेरिकी लीडर्स की तरफ से एक्शन होगा और अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देगा। ये जो अग्रेशन है, ये क्या चुनाव के माहौल को देखते हुए हो सकता है, या फिर इसमें किसी भी तरीके से कोई सच्चाई हो सकती है क्या, या फिर ये वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? संजीव जी, देखिए, ये तो बिल्कुल दिखता है कि इस समय इलेक्शन का माहौल है। और ऐसे में ऐसे जो रेटोरिक है, इस तरीके के जो भाषण जिसकी की वजह से वो मतदाताओं को अधिक से अधिक लुभा सकें, ये दिए जाएंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक जो सहानुभूति जुड़ गई है, उसको वो अधिक से अधिक अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के जो बयान है, जो कि ट्रंप लगातार अपने इलेक्शन रैली में देंगे, ताकि जो जनता के अंदर जो एक सहानुभूति की भावना है वो इलेक्शंस के समय तक बनी रहे और इसका निस्संदेह वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से इस तरीके के बयानों के लगातार आने की संभावना है। रिपब्लिकन पार्टी के साइड से, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साइड से लगातार इस तरीके के बयान दिए जाएंगे। लेकिन इतना कहने के बाद एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि यदि इस तरीके के कोई प्रमाण मिलते हैं कि इस तरीके की साजिश में ईरान का कोई कहीं से कनेक्शन था, तो आप स्पष्ट मान लीजिए कि चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो, ईरान के ऊपर अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और ऐसे में जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप का ये जो सोशल मीडिया, अपने जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा है, यदि उनकी हत्या किसी तरीके से ईरान कराने की कोशिश करता है तो यूएस के लीडरशिप को जवाब देना चाहिए। जाहिर है कि वो रिपब्लिकन पार्टी की बात अब अलग अलग तरीके से चर्चाएं तेज हैं। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे चेतावनी ईरान की तरफ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान फिर से ऐसा कुछ करता है या फिर मुझे कुछ हो जाता है, कर्नल सोढी, तो वो कह रहे हैं अगर ईरान मुझे मार देता है तो फिर ईरान नक्शे से मिट जाएगा। ये चुनावी माहौल ऐसा होता है जब इंसान बड़े बड़े वादे करता है या फिर बड़ी बड़ी बातें करता है या चेतावनी भरे अंदाज में नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन
अगर ऐसा है तो क्या और ज्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए? और अगर ऐसा है तो अभी, क्योंकि अब काफी दिन हो गए हैं, अभी तक जांच में साफ हो जाना चाहिए था कि इसके पीछे वाकई ईरान का हाथ है या नहीं। अगर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी अब तक जांच नहीं कर पाया तो सवाल उठ रहे हैं। रचना जी, जैसे संजीव श्रीवास्तव जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब तक जो जांच हुई है उसमें कोई ऐसा तथ्य निकल के नहीं आया कि उस असैसिन का कोई लिंक है ईरान के साथ। और आजकल के टेक्नोलॉजिकल जमाने में जहां पे मिनटों के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, हर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स, आपका इंटरनेट यूसेज, आपका गूगल सर्च, सब कुछ मिनटों में आ जाता है। और अमेरिका तो वैसे ही एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है, तो इतने दिन के बाद भी अगर कोई तथ्य ऐसे निकले नहीं है तो मेरे को तो नहीं लगता कि ईरान का कोई ऐसा कनेक्शन है। हाँ, ये चुनावी माहौल है और हर नेता अपने आप को एक बड़ा दावेदार अपने देश के सामने दिखाना चाहता है कि देश उसकी वजह से ही बचेगा या देश उसकी वजह से ही अच्छा चलेगा। तो ये आम बात है किसी भी देश के चुनाव में। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि वो ईरान को इस धरती के नक्शे से मिटा देगा, ये मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है। किसी भी देश को बर्बाद करना आज की तारीख में नामुमकिन है। हमने देख लिया 2.5 साल से ज्यादा हो रखे हैं, रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाई। तो ये सारे चुनावी दावे होते हैं, क्योंकि हर नेता जो चुनाव लड़ रहा होता है वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना चाहता है, पोलराइज करना चाहता है। और मैं संजीव श्रीवास्तव जी की एक और बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अंदर ही दुश्मन बहुत हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी सोसाइटी को पोलराइज कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और वहां के जो नागरिक हैं कह रहे हैं कि हमने ऐसी चीज कुछ साल पहले तक कभी नहीं देखी कि अमेरिका इतनी बुरी तरह से पोलराइज हो चुका है, डिवाइड हो रखा है। अलग अलग सेक्शंस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे सड़कों पे। तो डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी नीति है कि किसी तरह भी चुनाव जीत लो, लोगों को बांटो, लोगों को एक दूसरे से लड़ाओ, झगड़ाओ, तो ये जो नीति ये अधिकतर अमेरिकी नागरिकों को पसंद नहीं आ रही है। तो खैर, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी लिंक ईरान के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके के हालात अभी हैं, इसमें चुनावों को लेकर भी जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। और हो सकता है संजीव श्रीवास्तव जी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, चूंकि इधर जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए हैं और जो बाइडेन और उनकी पार्टी के नेताओं की सहमति से कमला हैरिस का नाम सामने आ गया है। अब चूंकि जैसे ही चुनावी माहौल होता है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाती है पोस्ट की या फिर कुछ खास बातों की, तो कमला हैरिस भी इस तरह से ही अभी नजर आ रही है। बराक ओबामा तक ने उनका सपोर्ट कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ में हैं। कांटे का मुकाबला दोनों नेताओं के बीच में है और इस कांटे के मुकाबले में जब डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इस गोली लगने वाली घटना के बाद से एक बड़ा सपोर्ट वो पा गए हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और बड़ी बातें या कुछ और बड़ी चेतावनी या धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही दें। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने सम्मेलनों में, रैलियों में, जहां कहीं भी वो भाषण देंगे, वो सहानुभूति अधिक से अधिक बटोरने की, लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके का अमेरिका में एक पोलराइजेशन है डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के बीच में, और अमेरिका में जैसा राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और विशेष रूप से जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है, उसको पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए। अन्य जो लीडर्स हैं उनकी भी सुरक्षा को लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए, कमला हैरिस हो, अन्य जो गवर्नर पोजीशन और अन्य जगहों पे, क्योंकि अमेरिका में एक जो डिवीजन है वो बहुत ही गहरा दिखाई देता है। ये जो कॉन्टेस्ट है आने वाले समय में, डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि अब कमला हैरिस उसे लीड करेंगी और रिपब्लिकन पार्टी जिसके नॉमिनी ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप बनाए जा चुके हैं, उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। और हम देखेंगे कि एक बहुत ही फियर्सली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन ये होगा और अनेक मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच में अनेक तर्क रखे जाएंगे और अनेक तरीके के रेटोरिक का इस्तेमाल किया जाएगा। अनेक तरीके के जो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उनका बार बार जिक्र होगा और राष्ट्रपति ट्रंप निसंदेह, जैसा कि मैंने कहा, कि उस सहानुभूति की को अधिक से अधिक बटोरने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है
और ऐसे में वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसीज की पूरे वहाँ की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इलेक्शंस को फ्री, फेयर, हिंसा रहित और किसी साजिश से रहित बनाए। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जो हमला हुआ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की बहुत बड़ी फेल्योर थी। और एक बात मैं इसमें और ऐड करूंगा कि जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई थी उसमें जिस शूटर ने जॉन एफ कैनेडी को मारा था, जब वो गिरफ्तार हो गया था और उसके बाद उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो किसी अन्य व्यक्ति ने आकर के उस आरोपी की भी हत्या कर दी। और आज तक आप देखिए तो जॉन एफ कैनेडी की हत्या की जो रहस्य है वो अभी भी बना हुआ है। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते कि किसने क्या किया, क्योंकि उसको कवर अप करने के लिए भी साजिशें रची गई। तो अमेरिका में जो इस तरीके की राजनीतिक हिंसा और उसके पीछे साजिश का एक इतिहास रहा है। इसी वजह से जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी सुरक्षा को लेकर के विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और अभी आपने देखा कि इस घटना के बाद भी मिल्कावी में जब वो आरएनसी चल रही थी, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, तो उसके बाद भी एक व्यक्ति जो है एक धारदार हथियार लेकर के पकड़ा गया और उसे भी मार गिराया गया। तो उनके ऊपर उनकी हत्या के अनेक अटेम्प्ट्स आगे भी समय में हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। इसी वजह से ये मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के लोकतंत्र के लिए और अमेरिका की विशेष रूप से जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। और आने वाला जो 2-3 महीने का समय है वो बेहद संवेदनशील होने जा रहा है। और इस लिहाज से अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विसेज को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के सिक्योरिटी एजेंसीज को हमें कहना पड़ रहा है कि और ज्यादा अटेंटिव आपको रहना चाहिए, अगला वक्त और ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप पर हमला क्यों हुआ, हमलावर का मेन मोटो क्या था, ये अब तक सामने नहीं आया है। कर्नल सोढी, अगर मैं यूं बात करूं कि जम्मू कश्मीर में या बाकी जगहों पर जो घुसपैठ की कोशिश करते हैं या जो आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं, कई बार वो ढेर हो जाते हैं लेकिन उनके पास से जो सामान बरामद होता है उससे ये तय होता है या फिर ये अनुमान होता है कि ये कहां से कनेक्टेड है, इसके पास कैसे वेपन्स मिले हैं और इसका इरादा क्या था। ये सब अनुमान से भी चलता है और कई बार तो इसमें कामयाबी भी मिलती है और उसी के आधार पर आगे कुछ और आतंकियों तक पहुंचा जाता है। ये हिंदुस्तान की बात है। अमेरिका जहां पर हमलावर ढेर तो हो गया, स्नाइपर ने तुरंत गोली मार दी, क्या उसके पास से ऐसा कोई क्लू नहीं मिला होगा? क्या उसके मरने के साथ ही सारे सबूत खत्म हो गए होंगे या फिर कुछ ऐसा है जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा? देखिए रचना जी, अब तक जो सार्वजनिक डोमेन में है वो ये है कि ये जो शूटर था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की, उसका ईरान या किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई कनेक्शन नहीं था। और क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं शूटिंग इंसिडेंट को और काफी तथ्य सामने आ चुके हैं और अब तक तो ये जो है कि इसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये खुद ही अपने इंडिविजुअल उस पे ये एक्ट कर रहा था क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियों से वो नाखुश हो रखा था। अमेरिका में एक और प्रॉब्लम ये है कि वहां पे हथियार कॉमनली मिलते हैं, जैसे हम आलू प्याज जाके खरीद सकते हैं किराने की दुकान से, वैसे ही अमेरिकी नागरिक जाके वहां पे आलू प्याज की तरह हथियार खरीद सकता है। तो उससे क्या होता है, जो उनका आक्रोश होता है उनको एक स्रोत मिल जाता है कि वो आक्रोश को निकालने के लिए वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि भारत में करना मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ आसानी से हथियार नहीं खरीद सकते हैं। तो अमेरिका की प्रॉब्लम एक तो पोलराइज सोसाइटी हो रखी है, दूसरी क्योंकि हथियार वहां पे आराम से मिलते हैं, तो कोई भी नागरिक जिसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या दूसरा आदमी ठीक नहीं कर रहा है, वो हथियार उठाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। और ये हम देख रहे हैं जो गन कल्चर है ये लगातार वहां सिस्टम को खोखला कर रहा है और उसका नतीजा हम वक्त वक्त पर देख भी रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा ही एक और अपडेट है, हालांकि इसका जिक्र मैंने अभी किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस के नाम की चर्चा पिछले कुछ दिन में हो रही थी, लेकिन अब इसका चूंकि औपचारिक ऐलान भी हो गया है और राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस उम्मीदवार के तौर पर आधिकारिक तौर पर फॉर्म पर हस्ताक्षर करती हुई नजर आई हैं, जिसकी तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। आधिकारिक रूप से अब फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद वो राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गई हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और प्रबल उम्मीदवार मानी जा रही हैं और वो सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखती हैं कि हर वोट के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी और हर एक वोट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। संजीव श्रीवास्तव जी, कमला हैरिस, चूंकि जो बाइडेन ने कदम पीछे खींच लिए, कमला हैरिस को सामने कर दिया, इधर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी मजबूत दावेदारी की बात कर रहे हैं,
कमला हैरिस की दावेदारी को आप अपनी नजर से कितना मजबूत देखते हैं? जाहिर सी बात है भारतीय मूल के जो लोग होंगे वो तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी क्या उस तरीके से सपोर्ट करेंगे? कोई दो राय नहीं है। और उनको जब से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ये इनिशिएटिव लिया है, उसके बाद से जिस तरीके के रिकॉर्ड जो उनको डोनेशंस मिले हैं और एंडोर्समेंट्स मिले हैं, चाहे वो स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, जिन्होंने उन्होंने अपने उम्मीदवारी को वापस लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने कमला हैरिस की उम्मीदवारी को एंडोर्स किया। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा और अन्य जो डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े लीडर्स हैं वो सभी उनको इंडोर्स कर रहे हैं। और ये बिल्कुल तय है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। अगले महीने में जो कन्वेंशन होगा, डीएनसी, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, उसमें उनकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। और निसंदेह जिस तरीके से अमेरिका में एक डिवाइड है, जहाँ पे सेंटर और लेफ्ट जो का और एक राइट का, वो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और अनेक मुद्दों पर, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर गन राइट्स, गन कंट्रोल के विषय हो, इमाइग्रेशन के विषय हो, इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध हो या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, क्लाइमेट चेंज के विषय हो, सभी विषयों पर एक फियर्सली जो कंटेस्टेड इलेक्शन होने जा रहा है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होंगी, यदि ये शेड्यूल्ड होती हैं तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके का एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट दोनों पक्षों के बीच में दिखेगा। और जहां तक रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लेड पार्टी है, और डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के लीडर होने की वजह से उस पार्टी के अंदर एक अमेरिका फर्स्ट, अपने राष्ट्र के हितों को सबसे पहले रखना और फिर विश्व के हितों के बारे में सोचना। और वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं तो अभी कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा एक लिबरल अप्रोच होता है। तो दोनों के बीच में एक जो अनेक मुद्दों पर जो डिवाइड है वो बिल्कुल सामने आएगा, और दोनों ही बहुत ही सशक्त तरीके से अमेरिका के जनता के सामने अपने विचार रखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने से डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है, नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन एक मजबूत दावेदार के तौर पर मतलब आप देख रहे हैं। कर्नल सोढी, आप कैसे देखते हैं? रचना जी, कुछ हफ्ते पहले तक, जब तक जो बाइडेन इस रेस में थे, तब तक डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 60% थी और जो बाइडेन की सिर्फ 37% थी। लेकिन जब से पिछले हफ्ते से कमला हैरिस ने अपनी दावेदारी डाली है, तब से डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की रेटिंग इक्वल हो चुकी है, 50-50%। यानी कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत अच्छा एक टक्कर दे रही है। और जैसे ये समय बीत रहा है, मेरे को लग रहा है कि कमला हैरिस का पलड़ा भारी होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो भारतीय मूल की हैं, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेट्स ने एक मुद्दा उठा लिया है अमेरिका के चुनाव में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो अमेरिका का संविधान बदल देंगे। और ये चीज अमेरिका के नागरिकों को बहुत भारी है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता कमला हैरिस की जो पॉपुलैरिटी है, अप्रूवल रेटिंग्स है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है।